गुड मॉर्निंग। तो जो हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, आर्थिक समीक्षा कर रहे हैं, उसमें पहला जो चैप्टर था आपका वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 क्लास के अंदर में हमने कर लिया था पहला वाला चैप्टर, जो बेसिक आपको बताता है कि जीडीपी क्या होती है, किस तरीके से उसकी गणना होती है। उसके बाद में आपके पास में जो प्राइस इंडेक्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, जिनमें पिछली क्लास में हमने किया था WPI और CPI। और इनमें बेसिक रखना, आपको बेस ईयर के ऊपर में फोकस करना है कि किसका क्या बेस ईयर है, वो रिवीजन करते रहना है आपको। ठीक है, जो मैं पिछली क्लास में पूरा रिवीजन करवा चुका हूं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं पहली क्लास के अंदर में, वो सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है आपका एग्रीकल्चर, कृषि, जो कि इकोनॉमिक सर्वे का भी आपका सेकंड चैप्टर है। और ये कृषि वाले के अंदर में बहुत सारी चीजें आएगी। पहले हम देखेंगे कि कृषि है, उसके अंदर में हमारा जो राजस्थान के अंदर में टोटल जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है। कृषि के अंदर में जो है चैप्टर का नाम क्या है अपना, कृषि और क्या बोला जाता है आपको, संबंधित क्षेत्र, अलाइड जो सेक्टर है कृषि के साथ में, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का ऐसा नहीं, प्रोडक्शन नहीं देखा जाता कि गेहूं कितनी हुई, कपास की हुई, क्या हुई, उसके साथ में ये भी देखा जाता है कि उसके अलाइड सेक्टर क्या है, वो भी कृषि के अंदर में सम्मिलित किए जाते हैं। तो उसके अंदर में हमें क्या आता है कि हमें देखना पड़ेगा पशुधन कितना का है, हमने फॉरेस्ट एरिया कितना का लगाया है, तो वही सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि इनका कंपोजिशन क्या क्या है, कितना एरिया आता है। उसके बाद देखा जाएगा कि हमारे कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, टोटल हमारा प्रोडक्शन क्या है। जो हमने देखा था एग्रीकल्चर का, आपको पता हो राजस्थान में कितना प्रतिशत है योगदान, पहले वाले के अंदर में कर चुके हैं, वो कितना रहेगा 28.95% है आपका कृषि का योगदान है। ठीक है, ये याद है आपको। अब ये तो था कृषि का योगदान। उसके बाद में हमने देखा था कि कृषि की ग्रोथ रेट क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, आज रिवीजन दोबारा भी कर लेंगे। तीसरी चीज आती है कि जो एग्रीकल्चर जो ये सेक्टर है जिसका योगदान हमने देखा है जीडीपी के अंदर में इतना है राजस्थान की, तो उसके बाद में एग्रीकल्चर ये सेक्टर जो है अलाइड सेक्टर, ये कितने पार्ट में डिवीजन है, कि पशुधन से अपना कितना आ रहा है, लाइव स्टॉक है, जैसे आप बोलते हो ना डेयरी भी है एक अपना सेक्टर जिसमें हम दूध वगैरह भी बेचते हैं, उससे कितना आ रहा है आपका। उसके बाद आपके फॉरेस्ट्री है जो वानिकी वाला क्षेत्र है, उसमें से कितना योगदान दे रहा है। तो अब एग्रीकल्चर के अंदर का कंपोजिशन पूरा देखा जाएगा। तो परीक्षा के लिए जो है आरएस वाली है, उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि एग्रीकल्चर का कंपोजिशन देखें, फिर ये देखें कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर में कौन सी फसलें हैं जो ज्यादा योगदान दे रही है। जैसे खरीफ एक सर्कल होता है अपना, सर्दियों वाला रब्बी को रब्बी सर्कल बोलते हैं उसमें, ठीक है, रब्बी की उपज हुई है, तो खरीफ की उपज के दौरान उसमें कौन से हैं जिन पे हमें राजस्थान के अंदर में ज्यादा योगदान दे रहे हैं जीडीपी के अंदर में, पैसे के हिसाब से। प्रोडक्शन बाद में देखेंगे, पैसे के हिसाब से। जैसे होता है ना कि एक तो 100 क्विंटल हो गया, लेकिन अगर आपका प्राइस 1000 रुपए मिल रहा है उसका, तो आप कितना हो जाएगा उसमें योगदान, क्या ही कर दोगे, 1 लाख रुपए बना। अरे एक होता है वो 4 क्विंटल ही देगा, लेकिन आपके क्विंटल के बाद में आपका प्राइस यहाँ पे 10,000 रुपए बन रहा है, तो ये 40,000 रुपए दे देगा, है ना। तो हम देखेंगे कि जो ग्रोस वैल्यू एडिशन यानी जीडीपी के अंदर में जो मॉनेटरी टर्म में जिसका योगदान है वो किसका कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिटेल में हम धीरे धीरे देखेंगे। आज की क्लास में आराम से डिस्कशन करते हैं, कल की क्लास के अंदर में इससे जो डाटा वाला पार्ट है वो आज डिस्कशन कर लेंगे, और जो कल की क्लास होगी उसके अंदर में इसके रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जो डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है मेंस के अंदर में और प्रीलिम्स के अंदर में भी, उनमें से डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे 20 स्वावलंबन योजना है वो कब चलाई गई थी, उसके अंदर में क्या क्या करती है गवर्नमेंट। तो इसको प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को और अलाइड सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या योजना चलाएगी, ये अलाइड सेक्टर का क्या योगदान है वो हम देख लेंगे। उससे पहले बेसिक देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, कृषि और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आती है फसल। जो हम देखते हैं कृषि का मतलब हमें समझ में आता है फसलें हो गई, गेहूं हो गया, कपास हो गई, हमें ये तो समझ आ गया कि फसल तो आएगी इसके अंदर। दूसरा जो आएगा उसके अंदर में कौन सा आएगा, पशुधन। जो हम घर पे गाय भैंस रखते हैं उसके हिसाब से डेयरी होगी, कितना आप दूध बेच रहे हो, तो उससे जो भी इनकम आ रही है, पशुधन वाली बात आ रही है वो रहेगी, वो भी इसके अंदर में आएगी, कृषि और संबंधित क्षेत्र में आती है। तीसरा रहता है आपका वानिकी, फॉरेस्ट्री, कि फॉरेस्ट लगाए आपने, वो कितना क्षेत्रफल है, क्या है, उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। चौथा रहता है पानी के अंदर, अगर हम देखें हमारे पास अगर मान लो पॉन्ड है, आपने देखा होगा कोई गांव होते हैं जहां पे पॉन्ड में मछली पालन भी शुरू कर दिया आजकल, तो उससे जो इनकम है वो भी मछली पालन वाली इनकम भी एक तरीके से पशुओं वाली इनकम हो गई। तो कृषि के साथ साथ कौन से सेक्टर है जिनको मिला के हमें एग्रीकल्चर वाला जो कंपोजिशन जो 28% की बात करी है वो कौन कौन से बना के बनते हैं। पहला क्या रहता है आपका फसलें, दूसरा रहता है पशुधन, तीसरा रहता है वानिकी, चौथा रहेगा आपका मत्स्य। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका कंपोजिशन भी देख लेंगे किसका कितना है। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि करंट और कांस्टेंट अकाउंट पे जो इस एग्रीकल्चर सेक्टर की जो अभी ग्रोथ रेट रही है, जो 28.95% है जीडीपी में योगदान राजस्थान की, उसमें ग्रोथ रेट देखें तो करंट में कितनी थी, 13.8%, क्योंकि टोटल राजस्थान की करंट के हिसाब से कितनी है ग्रोथ रेट,
16.04। मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं ताकि एकदम रट जाएगा आपको। यहां पे एग्रीकल्चर की देखें, इसके अंदर में इस ग्रोथ रेट में हिस्सा कितना है, 13.8% का है। और यहीं कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो 5.22% आपका ये ग्रोथ रेट कर रहा है एग्रीकल्चर, अगर स्थिर कीमतों पे देखें तो। और एक चीज जो कई बार पूछ लेते हैं वो रिवीजन करते रहना, करंट प्राइस जो है प्रचलित कीमतों पे राजस्थान का पूरे देश की जीडीपी में कितना योगदान है, 1.8%, बिल्कुल सही है। और अगर स्थिर कीमतों पे मैं बोल दूं, अगर हमसे पूछ लें तो कितना होगा, हाँ 0.7%। ये आपको एज इट इज ऐसे ही है, ठीक है। ये याद हो गया आपको, ग्रोथ रेट पता लग गई, 13.8 है, 5.22 है प्रचलित और स्थिर कीमतों पे, टोटल के अंदर में हमारा योगदान 28.95 है। लेकिन जो योगदान था, जैसे मैंने बताया, अभी करंट प्राइस पे फोकस करेंगे। करंट प्राइस के हिसाब से 2022-23 के एडवांस एस्टिमेशन के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से मैं अभी बता चुका हूं आपको कि पहला वाला क्या रहेगा, फसलें, जिनको क्या बोलते हो आप, क्रॉप्स हो गया। दूसरा क्या रहेगा, पशुधन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक, डेफिनेट वो भी याद हो जाएगी आपको। फॉरेस्ट्री और लॉगिंग यानी कि वानिकी वाला क्षेत्र, वन कितने के क्षेत्रफल है। और ये रहता है चौथा जो एरिया रहता है वो रहता है फिशिंग का एरिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक तो पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर में आते क्या क्या है, 4 चीजें आती है। अब इनका जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, सबसे ज्यादा क्या था पिछले साल तक, तो जो दिया गया है डाटा उसके अकॉर्डिंग यहां पे देखो 46.4%, 3.79 लाख करोड़ का योगदान देती है कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र सारे जीडीपी के अंदर में, ठीक है। 14 लाख करोड़ की जीडीपी हमने बोली थी अभी के हिसाब से, उसमें 3.79 लाख करोड़ की अपनी क्या रहती है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये पूछ नहीं सकते लेकिन पूछेंगे भी तो भी आपको याद रह जाएगा, 3.79 लाख करोड़ है। लेकिन इसमें योगदान देखो किसका ज्यादा है, अब तक रहा है आपका कि ये जो फसलों वाला योगदान है ये सबसे ज्यादा रहा है। लेकिन इस बार वाले सर्वे के अंदर में, पिछले बार वाले के अंदर में ये ज्यादा था, इस बार वाले सर्वे के अंदर में थोड़ा सा जो ये लाइव स्टॉक वाला हिस्सा है, पशुधन के ऊपर में ज्यादा फोकस किया गया। पशुधन में जो है वो ज्यादा पैसे दे रहा है बजाय कि कृषि के। सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का है, आपसे पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में अंदर में कि इन चारों सेक्टर को सबसे ज्यादा से लेकर कम योगदान के अंतर में हिसाब से रखो, अगर दिया जाता है तो सबसे ज्यादा 46.4% किसका है, पशुधन का है। उसके बाद फसलों का योगदान कितना है, 46.4% आपका। उसके बाद जो तीसरा सेक्टर रहता है वो रहता है फॉरेस्ट्री का, यहां पे क्या है, वानिकी, वन क्षेत्र है, तीसरा वो रहेगा। मत्स्य पालन अभी अभी शुरू हुआ है, इसलिए गांव में अभी देखने को नहीं मिलता कि पौंड में मछलियां पाल रहे हैं, इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, थोड़ा सा है 0.39%, बहुत ही कम है, लेकिन अभी है इस क्षेत्र में योगदान, तो हमें याद करना पड़ेगा। चौथा रहता है आपका मत्स्य पालन, तो सबसे ज्यादा पशुधन, उसके बाद में आपका कृषि है, तीसरा रहता है वानिकी, चौथा रहता है मत्स्य पालन। याद रह जाएगा, 4 सेक्टर है, चारों का क्रोनोलॉजी इस हिसाब से याद कर लो, ठीक है। अब आप देखोगे ये आंकड़े याद करने के बिल्कुल याद नहीं करने हैं, जब नोट्स भी बनाओ, शायद किसी ने पूछा होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना, तो मैम पूछ रहे थे कि नोट्स को कैसे बनाना है उनको, तो यहाँ पे जो आंकड़े लिखने हैं वो मैं बता चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट आंकड़े जो मेरी बार बार रिवीजन करवाता हूँ यहाँ पे, सिर्फ वो नोट करने हैं आपको, वही काम पे आएंगे। अब जैसे इस वाले के अंदर में आप नोट्स बनाते हो तो आप लिख लो कि एग्रीकल्चर का कितना 3.79 लाख करोड़ का है। जब बार बार 2-3 बार आप एग्जाम से पहले देखोगे तो याद हो जाएगा। बाई चांस आपसे पूछ लिया जाएगा कितने लाख करोड़ का योगदान देती है कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र, तो 3.79 लाख, 4 लाख करोड़, 4.15 है, तो बहुत आसान का डाटा है ये, इससे गलत नहीं होना चाहिए सवाल। उसके बाद आप लिख लो कि इसके अंदर में 4 आते हैं सेक्टर, जो एलाइड सेक्टर के अंदर आते हैं, कृषि, वानिकी, पशुधन और मत्स्य। उसके हिसाब से आप लिख लो कि सबसे ज्यादा योगदान 46.4% पशुधन का रहता है, डैश लगा 46.4%, इस हिसाब से आप डाटा लिख लो। यहां पे जो ये डाटा है ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं लिखना है। यहां पे हमें सिर्फ ये देखना है कि जो प्रचलित कीमतों पे जो मूल्य उत्पादन, जैसे मैंने बताया पैसों के हिसाब से कितना योगदान दे रही है, तो खरीफ और रब्बी की फसलों के अंदर में सबसे पहला वाला क्या था, क्रॉप्स था, फसलें था, उसके अंदर में 2 होते हैं, आपके खरीफ की फसल होती है आपके पास और रब्बी की फसल होती है, मेजोरिटी 2 के हिसाब से देखा जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि खरीफ में और रब्बी के अंदर में जो हमें बोला गया है कि कौन कौन सी फसलें हैं जो आपका ज्यादा योगदान दे रही है, ठीक है, हमें सिर्फ इनकी देखनी है। यहां पे देखो अप्रचलित मूल्य पर खरीफ फसलों का सकल मूल्य उत्पाद के हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सबसे ज्यादा में योगदान देती है, तो यहां पे देखो 9,866 के हिसाब से सबसे ज्यादा योगदान क्या रहता है, बाजरे का। तो आपको जब नोट्स बनाओ तो इस तरह बनाया जाना चाहिए कि खरीफ फसलों का योगदान, ठीक है, वो भी सकल मूल्य उत्पाद के अंदर में लिख लिया करो। कल थोड़ी देर में ऐसा आएगा उत्पादन के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन है, किसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, तो सकल मूल्य उत्पाद के हिसाब से किसका सबसे ज्यादा क्या देता है, बाजरा देता है। दूसरा जो रहेगा आपका वो है 8,900 के हिसाब से सेकंड आता है आपका मूंगफली। तो सिर्फ ये वाली बात लिखनी है कि बाजरा है, फिर मूंगफली है, फिर आपका मूंग है। तो एक तो याद होना चाहिए कि ये चीज आती है खरीफ फसलों में। दूसरी चीज क्या पूछी जाती है, या तो ये पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जीवे में योगदान कौन सी देती है खरीफ फसलों में, कौन सी है, तो बाजरा है, मूंगफली है, मूंग है। दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि मूंग किस में आती है, खरीफ फसलों में आती है। तो यहां पे आ गया, तो ये आपको इस तरीके से अवेयरनेस रखनी है कि कौन सी चीज है। सबसे ज्यादा बाजरा देता है, दूसरा मूंगफली, तीसरा क्या देता है आपका
मूंग देता है। यही चीज आप देख लो कि प्रचलित मूल्य पर रबी की फसल है उनमें सकल मूल्य उत्पाद में कितना योगदान है। तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे सबसे ज्यादा जो योगदान दिया गया है देख लो 37,751 के हिसाब से सरसों का योगदान रखा गया है। सबसे ज्यादा किसको रखा गया है? सरसों सबसे ज्यादा इसके अंदर में योगदान देती है। उसके बाद में किसका रहा है? उसके बाद में रहा है गेहूं का, ठीक है। तीसरा रहा है कौन सा? चना, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए कि एक तो पहले तो सरसों और गेहूं तो सबको पता होता है, चना भी आप तो अगर गांव से है तब तो पता होगा किसी को, लेकिन अगर ऐसे कोई देख रहा है जिसको ने कभी खेती देखी नहीं है, कभी करी नहीं है, बहुत सारे होंगे शहर वाले लोग हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि चना है, गेहूं है, सरसों ये अपनी आती है यहाँ पे रबी की जो फसलें उनके अंदर में, और यहाँ पे बाजरा, मूंगफली और मूंग आते हैं वो आती है खरीफ की फसलों में। और इनकी भी पता होना चाहिए कि सरसों का योगदान जो जीवीए के अंदर में सकल मूल्य उत्पाद में सबसे ज्यादा है, फिर रहता है गेहूं का, फिर रहता है चने का। लेकिन आपने देखा होगा कि अपने साइड में कितना भी कर दो लेकिन सरसों के बजाय ज्यादा क्या बोया जाता है? बहुत ज्यादा मात्रा में तो गेहूं बोया जाता है। कहीं भी और होगा, सरसों भी बोते हैं लेकिन इतना नहीं है। लेकिन अगर आप जीवीए पे जाते हो सबसे ज्यादा उत्पादन के हिसाब से कितना पैसा आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ देखो रुपीज करोड़ में लिखा गया है, तो सरसों है, उसके बाद में क्या जाता है? गेहूं, और फिर आपका चना। तो इस तरीके से आप नोट्स भी बना लेना। अब दूसरा क्या चीज थी? ये तो था फसलों का, ठीक है, कैटेगराइजेशन। अब तीसरी चीज है वो दूसरा आता है आपका पशुधन का, जो सबसे ज्यादा पैसा अभी 46.4% के हिसाब से सबसे ज्यादा योगदान था पशुधन का। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, सबसे ज्यादा तो रहता है आपका दूध का। देख लो 82.6% तो सिर्फ और सिर्फ अकेला मिल्क लेके जाता है। यहाँ पे डेयरी जितनी भी चल रही है सबका मिला के आपका 82.6% है, वो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है आपका दूध से मिल रहे हैं। उसके बाद में देखो दो बचते हैं, अंडे और पोल्ट्री सहित मांस, ठीक है। तो ये आएगा आपका पोल्ट्री वाला 5.37 है, अंडों का रहेगा आपका 0.68%। तो सबसे ज्यादा क्या रहता है आपका? मिल्क, दूसरा रहेगा आपका पोल्ट्री जो है मुर्गी पालन वाला हो गया आपका, और तीसरा रह गया आपका अंडे, ठीक है। पोल्ट्री सहित ये मांस वाला अलग है, अंडों वाला अलग है। अंडों का बहुत ही कम है, 0.68 है। तो सिंपल ये याद रखना है कि दूध हो गया, पोल्ट्री से मांस हो गया, उसके बाद आपके अंडे हो गए। लाइफ स्टॉक के अंदर में इसका कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ आपका यही रहता है। अब ये तो था बेसिक दो चीज थी, वानिकी वाला क्षेत्रफल जो बाद में देख लेंगे बिकॉज उसके अंदर में कुछ नहीं, वन क्षेत्र हो गया, सिंपल सा है। मत्स्य उत्पादन हो गया, बहुत छोटा पोर्शन है इसलिए उसका कोई कंपोजिशन दिया गया नहीं है अलग से, उसके अंदर में कोई सेपरेट कंपोजिशन नहीं है दो का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें से कई बार बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वो है लैंड यूटिलाइजेशन का बोला जाएगा कि भूमि को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। कितने लोग हैं जो भूमि को जोतते हैं, उनको क्या बोलते हो? जोतधारक बोलते हो। जिनके पास खुद की भूमि है, जिनको जोत रहे हैं, जैसे अपने पास भूमि है 10 बीघा है, किसी के पास 15 बीघा है, किसी के पास 1 बीघा ही आती है, तो उस हिसाब से जो लैंड का यूटिलाइजेशन है, पहले ये देखेंगे कि जो पूरा भूमि है हमारे पास में, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना रहता है अपना, कितना है अपने पास क्षेत्रफल, कितना है? ठीक है। उसके बाद में उसका जो कंपोजिशन रहेगा उसका कितना प्रतिशत है जिसमें वन क्षेत्र है, कितना प्रतिशत है जो बिल्कुल बंजर पड़ी है, कितना प्रतिशत है बिल्कुल उष्ण भूमि पड़ी है, कितने के अंदर में बोया जा सकता है, कितने के ऊपर में रेलवे है, रोडवेज है, जहां से हम कुछ नहीं, जैसे बिल्डिंग भी तो इसी भूमि के ऊपर बनेगी। तो कितना क्षेत्रफल है जिसको शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना बचेगा अपने पास में, और जो बोया गया क्षेत्रफल है वो कितने लोग है, कितने जोतधारक का मीनिंग उसको होल्ड करने वाले कितने लोग है। कल को पहले कम थे लेकिन अब जैसे जैसे एक के आगे 2 बच्चे हो गए तो उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा, और भूमि का जो पर हर बच्चे को जितनी भूमि आ रही है जोतधारक है उनकी क्या होगा, जोत की संख्या जो है उसके जो कितना बोलते हैं कि 4 बीघा होगी, 5 बीघा, वो तो कम होती जाएगी आपकी। जोतधारक है जिनके पास भूमि होनी चाहिए वो बढ़ते जाएंगे। तो कितने हैं उनमें भी देखना पड़ेगा, उसमें कितना प्रतिशत का आगे बढ़ोतरी हुई है, पहले कितने थे अब कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में देखनी पड़ेगी, तभी हमें वो क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये सर्कल है जो हमें बताता है कि टोटल हमारे पास कितनी भूमि है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो रहेगा आपका कितने पे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 52.34 जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 52.3% के ऊपर में आपके पास शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है जहां पे आप फसलें बो रहे हो, ठीक है। उतना क्षेत्रफल आपके पास बचता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। इसके अलावा जो बचा वो कहां पे जाएगा, तो वो चीज भी देखने वाली चीज है, यहां से शुरू करेंगे अपने। मैं सबको बताता जाऊंगा, थोड़ा समझाता जाऊंगा, कल को आपको जरूरत पड़ जाए तो भी इनमें कितना क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्रफल तो छोड़ देंगे। उसके अलावा आपसे अगर टोटल 4 पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, उसका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अलावा राजस्थान में भूमि है वो किस उपयोग में आ रही है, क्या वो बंजर पड़ी है, क्या वो उस्र पड़ी है, उस्र और बंजर में कितना फर्क होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले से शुरू करते हैं। देखो ये वाला कलर आपको क्या बता रहा है, वानिकी, फॉरेस्ट वाला एरिया,
ठीक है। फॉरेस्ट सबको पता है, फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं, वो कितना है 8.08% है टोटल क्षेत्रफल के हिसाब से। वानिकी जो है वो यूज कितना कर रही है अपना 8.08% हो रही है। फॉरेस्ट एरिया जो आ रहा है, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर दो वर्ड होते हैं, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया जो क्षेत्रफल है वो घोषित कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। तो अगर किसी एरिया के अंदर में अगर उन्होंने फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया तो उसके अंदर में चरागाह भी हो सकता है, उसके अंदर में हो सकता है कोई चरागाह भी नहीं हो और कोई पेड़ पौधे भी ना हो, जरूरी नहीं वहां पे पेड़ पौधे होने जरूरी भी है। लेकिन अगर कोई एरिया फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया कि कल को हम यहाँ पे पेड़ पौधे लगा के पूरा जंगल बनाएंगे, तो वो भी उस फॉरेस्ट एरिया के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। और फॉरेस्ट वानिकी के अंदर वाला जो क्षेत्रफल में चरागाह, वो नीचे देखो चरागाह अलग से दिया गया है, चरागाह स्थायी चरागाह होगा, गोचर भूमि अलग से दी गई है। लेकिन इसके अलावा अगर फॉरेस्ट एरिया में ये सब चीजें आती है तो वो फॉरेस्ट एरिया की मानी जाएगी, उसको वानिकी बोला जाएगा। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, कई बार यूपीएससी में पूछते थे, यहां पे तो शायद नहीं पूछे लेकिन फिर भी समझा देता हूं। फॉरेस्ट कवर होता है कि सही में पेड़ पौधे हैं वहां पे, पेड़ पौधों की जो कैनोपी यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो घना होता है सबसे ज्यादा, वो दिखना चाहिए, वहां पे आपके पास घने पेड़ पौधे होने चाहिए, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर हमेशा फॉरेस्ट एरिया से कम ही रहना चाहिए, ठीक है। बिकॉज फॉरेस्ट एरिया तो क्या करेगी, गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई कर सकती है, लेकिन फॉरेस्ट कवर है जहां पे आपके पास सही में उसमें वहां पे जंगल है, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। तो इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन हमारे पास जो दिया गया फॉरेस्ट एरिया दिया गया, फॉरेस्ट दिए गए, उनको क्या बोलते हो 8.08%। दूसरा जो हमारे पास ये कलर आता है वो है कृषि के अतिरिक्त अन्य एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। अब आप बोलोगे एक तो इस पे कृषि करते हैं, ठीक है, चाहे उसमें कुछ भी हो, चाहे चरागाह के हिसाब से छोड़ दिया आपने, कृषि नहीं कर रहे हैं, ऊसर भूमि है चाहे बंजर भूमि है, कुछ भी है, लेकिन इसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के अलावा एरिया कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ तो इंडस्ट्री स्थापित है, यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, या फिर कोई मान लो आपके पास में रिवर्स जा रही है, रिवर्स जाती है, कैनाल्स जाती है, तो वो भी तो एरिया यूज करती है। नेचुरल रिवर है, चाहिए अपनी इंदिरा गांधी कैनाल हो गई वो बनाई है, चाहिए आप बिल्डिंग बना रहे हो, चाहिए आप हाईवे निकाल रहे हो, तो जो एरिया जो एग्रीकल्चर के अलावा जो यूज हो रहा है वो आपका आता है सेकंड, इसके अंदर में वो है 5.86%। अभी एक बार समझ लो क्या एरिया है, फिर हम देख लेंगे कि सबसे ज्यादा कौन से, चार इनमें से सबसे ज्यादा वालों में याद करना है। फिर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है उस्सर, बेरन और अनकल्चरेबल लैंड। अब यहां पे याद रखो उस्सर वर्ड जो बेरन वर्ड है उसको याद करना है, उसका मीनिंग क्या होता है। क्या आपको बता सकता है कि यहां पे उस्सर का मीनिंग क्या है, उस्सर भूमि किसको बोलते हैं, उस्सर भूमि। और यहां पे देखो एक चीज दी गई है बंजर भूमि, यानी बंजर भूमि, उस्सर भूमि दी गई है, उसके बाद यहाँ पे कल्चरेबल वेस्टलैंड जिसको बोलते हैं, बंजर भूमि क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड। फिर आपके पास में अन्य चालू पड़त भूमि है, यानी फेलो लैंड है अदर देन करंट फेलो लैंड, एक होती है करंट फेलो लैंड। ये चार वर्ड है जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। उस्सर भूमि किसको बोलते हैं, बैरन लैंड वो होती है जो बहुत सालों से अपने उस पर खेती नहीं करी है, और वो जो सोइल है या जो वहां पे स्थिति है वो ऐसी है कि जिसको अगर मॉडर्न अगर इक्विपमेंट भी यूज करें तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां पे कुछ खेती हो सके, उसको खेती करने योग्य बना सके, तो उसको जो बोलते हैं वो होती है हमारे पास उस्सर। बैरन यानी जिस पे अगर मेहनत भी कर लेंगे अपन, जिप्सम डाल लेंगे, नई वाली टेक्नोलॉजी यूज भी कर लेंगे, तो भी हो सकता है उसमें वहां पे खेती करने योग्य वो न हो, एग्रीकल्चर यूज में उसको वापस सही नहीं कर सकते। जैसे कहीं जगह अगर सेम आई है तो उसके लिए वो पड़ी है, तो वहां पे तो अपन जिप्सम डाल के बहुत दिन मेहनत करके कुछ और एडवांस इक्विपमेंट यूज करके नई मिट्टी डाल के उसको खेती करने लायक बना सकते हैं। लेकिन जैसे कोई हिली एरिया है, वहां पे जैसे पहाड़ है, तो उसको क्या बना सकते हो, वहां पे क्या कर लोगे, वहां पे पूरी की पूरी पहाड़ी है, पत्थर है ऊपर, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, ढलान भी ऐसी है कि वहां पे आप खेती करनी होगी, उसको नहीं बना सकते हो, है ना। तो वो जो एरिया रहता है वो रहता है बेरन, और उसको बोलते हैं अनकल्चरेबल, यानी कल्चर नहीं कर सकते इस भूमि को, अनकल्चरेबल लैंड और बेरन लैंड बोला जाता है। ठीक है, उस्सर भूमि समझ आ गई। कल को कोई एक लाइन में कोई आ जाए प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन की उस्सर भूमि क्या होती है, तो आपको अलग अलग वैल्यू दी जाएगी, तो आपको समझ होना चाहिए, जिसपे कितना भी साइंटिफिक इक्विपमेंट लगा लो पॉसिबिलिटी रहती है कि उसको हम कृषि योग्य नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास में बंजर भूमि, करंट कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल जो बंजर भूमि है ये वो भूमि है जिसको हमने 5 साल से ज्यादा समय तक उसको बिना खेती किए हुए छोड़ा हुआ है, या उसको उपयोग में नहीं लाया गया है, या तो हमने यूज नहीं किया, या फिर ऐसी सिचुएशन होगी जैसे सेम की समस्या आती है हनुमानगढ़ की साइड में हमारे हैं, तो बहुत सारी भूमि है जिसमें पानी भर गया था, वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो गई थी, तो वो 20-20 साल से यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उसको इतने सालों से 5 साल से ज्यादा टाइम से वो यूज में नहीं आ रही है, उसको खेती करने योग्य नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर में हम जिप्सम या किसी भी प्रकार के साइंटिफिक अगर मेथड लगाएंगे तो वो, या फिर ऐसे ही पानी डालते रहेंगे, उसमें धीरे धीरे खेती होना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम कल्चरेबल बना सकते हैं।
यानी वेस्टलैंड है अभी तो, लेकिन कल्चरेबल हो सकती है। हिंदी के उसमें वो बोला जाता है बंजर भूमि। तो बंजर भूमि वो है जो 5 साल से ज्यादा समय तक जिसमें खेती हुई नहीं है, जिसको बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लिया गया है, और उसके बाद में उसके ऊपर में किसी भी प्रकार से हम साइंटिफिक मेथड की वजह से या नॉर्मल भी प्रक्रिया की वजह से उसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो इसको हम यूज में ले सकते हैं। जैसे ये वाला देखोगे ऊसर भूमि 6.9 है, स्थायी चरागाह जैसे ये 4 है, वृक्षों का झुंड आप बोल दो। बंजर भूमि देखो 10.8% है। तो अभी भी स्टेट के अंदर में 10.8% इतने वो भूमि है जिसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कल को अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम किस पे ध्यान देंगे? सबसे पहले इसके ऊपर में ध्यान देंगे कि हमारे पास 10.8% ऐसी भूमि पड़ी है जिसको हम कृषि योग्य बना सकते हैं। चाहिए उसमें बाद में बागवानी करो, चाहिए उसके ऊपर में हम कृषि करो नॉर्मल के कुछ भी काम में लेके हो, लेकिन अभी वो बंजर भूमि पड़ी है। 2 और बचती है, जो क्या बचती है हमारे पास? अन्य चालू पड़त भूमि किसको बोलते हैं? जो 6% है, और चालू पड़त जो 4.8% है। ये क्या है? ये जो 6 और 4 8 लगभग 10% ये पड़ा है हमारे पास में। तो पहले समझते हैं चालू पड़त यानी कि करंट जो फैलो लैंड है उसको। ये वो भूमि है जो 1 साल से कम समय के लिए हमने थोड़े टाइम के लिए उस पर कृषि करना बंद किया है। समझ गए आप? 1 साल से करंट फेलो कौन सा है? 1 साल से कम समय के लिए। जैसे कई बार होती है ना कि आपको उपज बढ़ानी है, तो क्या करते हैं किसान कि 6 महीने के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं। जो आपने भी देखा होगा, आपकी साइड में भी होता होगा, 6 महीने के लिए उस पर कोई खेती नहीं करते हैं, आधी साइड में कर लेंगे, फिर अगली बार जो 6 महीने है उसमें जैसे कई बार रबी वाली फसल है वो अवॉइड कर देते हैं कि इस रबी नहीं बोएंगे, इसको खाली छोड़ देते हैं ताकि वो अपना न्यूट्रिशन है उसको रिक्लेम कर सके, तो अगली वाली जो उपज होगी वो ज्यादा होगी। तो वो वाली चीज है वो आपका किस में आएगा? करंट फेलो के अंदर में आएगा। चालू पड़त भूमि है वो कितना है? 4.8% है लगभग। तो 1 साल से कम अवधि के लिए जो खाली छोड़ेगी कृषि भूमि है उसको बोलते हैं चालू पड़त भूमि। अब जो चालू पड़त के अलावा जो दूसरी पड़त भूमि है, अन्य चालू पड़त भूमि है, इंग्लिश में देखोगे ज्यादा समझ आएगा, फेलो लैंड अदर देन करंट। इस करंट फेलो लैंड को हटा के जो बची हुई है तो वो कौन सी रहेगी? 5 से ऊपर गई तब तो क्या बना दोगे उसको? 5 से अगर ऊपर चलेगी तो बंजर बन जाएगी। और 1 साल से नीचे हमने बोल दिया कि चालू पड़त है। तो 1 और 5 साल के बीच में जो हमारे पास गैप है, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम जो कृषि यूज नहीं करे हैं, इतना साल हो गई, या हम जैसे हमारी जैसे हो गया, हम जयपुर शिफ्ट हो गए तो हमारे अगर हम कोई नहीं कर पा रहा है पीछे, तो हमने 2 साल के लिए कुछ खेती नहीं करी है, तो वो किसके अंदर में आ जाएगी? ये आ जाएगी अन्य चालू पड़त भूमि के अंदर में आ जाएगी। यानी इसको हमने छोड़ रखा है, 2 साल के लिए छोड़ दिया, 3 साल के लिए, लेकिन 5 से कम होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। तो चारों चीजें समझ आ गई। ऊसर भूमि किसको बोलते हैं, बंजर किसको बोलते हैं, ये सारे चीज। चरागाह आप जानते ही हो, स्थायी चरागाह होते हैं, गोचर भूमि होती है गांवों के अंदर में, हर गांव के पास में छोड़ी गई होती है, जहां पे वो बकरी वगैरह भेड़ वगैरह गायों को चराने के लिए कुछ एक भूमि छोड़ी जाती है हर गांव के पास में, तो गोचर भूमि होती है। स्थायी चरागाह होते हैं जहां पे चरने के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद वृक्षों के झुंड और बाग, जैसे ये देखो ट्री क्रॉप्स हो गया, ग्रूव्स हो गई, ये वो भूमि है जो आपने गांव में देखा होगा कि एक तो होती है जिसमें कृषि हो रही है, एक होती है जो बिल्कुल खाली पड़ी है, एक होती है जहां झाड़ियां होती है, जहां वृक्ष होते हैं लेकिन वहां पे खेती नहीं हो रही होती है। तो वो वाला हिस्सा उस भूमि के अंदर आते हैं जी। वृक्षों के झुंड हो गए, बाग हो गए, तो वहां पे इसको अलग से इसको नोटिफाई किया गया। तो ये सारी चीजें मिला के जो है उसके अंदर में जो हमारे पास जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो राजस्थान के अंदर में इस तरीके से हो रहा है कि किसका कितना प्रतिशत है वो हमारे पास कंपोजिशन पूरा का पूरा आ गया। अब हमें देखना है कि नेट सोवन एरिया जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल तो हमारे पास 52.3% बचा है, ये तो हमें याद करना ही करना है। उसके अलावा जो बचा हुआ है उसमें देखते हैं सबसे ज्यादा परसेंट किसका है, 10.8% है, वो कौन है, बंजर भूमि है सबसे ज्यादा। उसके बाद बताओ दूसरा कौन सा बचता है, वानिकी दूसरा आ गया। उसके बाद 6.9% के साथ में ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि आती है, ठीक है। चौथा कौन सा रह गया उसके बाद में, अन्य चालू पड़त भूमि, ठीक है। तो 4 याद कर लो कौन सा सबसे ज्यादा, उसके बाद में क्या रहता है जिसका प्रतिशत आता है, वो आती है बंजर भूमि। उसके बाद में कौन सा आएगा, वानिकी। तीसरा आपका आएगा ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि, और चौथा जो आपका आएगा वो आएगी अन्य चालू पड़त भूमि, ठीक है। चारों याद हो गए, इसको ध्यान दे लेना, बाद में नोट्स बनाओ तो इस हिसाब से इनको लाइन में लिख लेना कि सबसे ज्यादा पहले तो नेट सोवन एरिया 52.3% है, उसके बाद में लिखना शुरू करना कि ये देखो बंजर भूमि है 10.8% है, तो इस हिसाब से आप लाइन वाइज लिखना इसको, ताकि बाद में रिवीजन करोगे तो ऊपर वाले 4-5 है उन पे 4 पे फोकस कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। समझ आ गया लैंड यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या है। अब हमारे पास इतनी भूमि तो हमने देख लिया कि नेट सोवन एरिया है 52.3%। अब जो भूमि जोत रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, कितने लोग हैं, जनसंख्या तो बहुत है राजस्थान की 5.3, अब तो शायद 8 करोड़ तक पहुंच गई होगी। कितने लोग हैं जो इस भूमि में जोत रहे हैं, उनको क्या बोलते हो, प्रचलित जोत धारक, यानी जिनके पास भूमि है जो जोत सकते हैं, ठीक है।
उसके हिसाब से हमें कंपोजिशन देखना है ताकि हमें पता लगे कि कितनी कितनी कम हो गई है, धीरे धीरे जो भूमि का विभाजन है वो कितना हो गया है, ताकि हमें पता रहे कि उसके बाद में हम बोल सकें कि अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर से भी कम आ रही है तो उसका मतलब नहीं है वो कैसे जोत पाएगा। तो इसका डाटा गवर्नमेंट अपने पास रखती है, उसको देख लेते हैं। राज्य में कृषि गणना होती है, ठीक है, 2015-16 के अनुसार हुई है लास्ट अपनी कृषि गणना। पहले 10-11 में हुई थी, अब हुई थी 15-16 के अंदर में। कृषि गणना 15-16 में हुई है। उसके अनुसार प्रचलित जो भूमि जोतों की संख्या क्या है, 76.55 लाख है। कितनी है? 76.55 लाख लोग हैं जिनके पास वो भूमि जोत रहे हैं। जबकि 10-11 के अंदर में ये संख्या कितनी थी? 68.88 लाख थी, तो बढ़ गई है। पहले 68.88 लाख लोग थे, 68 लाख मान लो, 68 लाख लोग थे जो भूमि जोत रहे थे। अब कितने जोत रहे हैं? 76 लाख। तो जो बढ़ोतरी हुई है, ये सवाल आता है डायरेक्ट कि प्रचलित जोत धारक है उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो वो हो गई है 11.14% की वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 11.14% की भूमि जोत धारक है, प्रचलित जोत धारक है, उनके अंदर में वृद्धि हो गई है। समझ में आ गई? पहला डाटा आपको, डाटा सिर्फ एक है कि यहाँ पे 11.14% की हो गई है। और अभी के प्रचलित जोत धारक आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, पुराना तो नहीं पूछेंगे, अब का पूछ लीजिए कितने जोत धारक है राजस्थान के अंदर में, तो 76.55 लाख लोग हैं जो जोत धारक है। समझ में आ गया? डाटा 76.55 लाख है और 11.14% की उसमें वृद्धि हुई है। अब आप देखोगे कि सबके पास न तो, अब ऐसा तो है नहीं, कोई सीमांत किसान होगा, कोई लघु किसान आएगा, कोई मध्यम लघु आएगा, उसके पास कितनी भूमि है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया हुआ है ना। तो उसके हिसाब से आप देखो कि सीमांत आता है, फिर बोलते हैं उसको लघु, फिर अर्ध मध्यम बोलते हैं, फिर मध्यम बोलते हैं, फिर बड़े आकार के वर्गीकृत जोत बोलते हैं। इस हिसाब से बताया गया, ठीक है। तो उनके अंदर में अगर टोटल हमारे पास जितना भी प्रतिशत है उसका देखें तो कौन कितना प्रतिशत में लेके जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि सीमांत सबसे ज्यादा होने के चांस सबसे ज्यादा है ना। ऐसे जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम, बड़े आकार, तो यहां जोत का आकार बढ़ता जा रहा है ना। सबसे कम जोत वाले सीमांत बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद लघु वाले बोलेंगे, उसके बाद अर्ध मध्यम वाले, फिर मध्यम वाले, फिर बड़े आकार के बोलेंगे। लेकिन इस हिसाब से इनकी संख्या है वो इस हिसाब से घटती चली जाएगी। सबसे ज्यादा संख्या में कौन रहेंगे? सबसे कम जोत वाले रहेंगे, तो सीमांत वाले सबसे ज्यादा संख्या में है। फिर लघु वालों का प्रतिशत तो उससे कम है, अर्ध मध्यम उससे कम है, मध्यम उससे कम है, बड़े आकार के जोत है वो सबसे कम पाए जाएंगे। कितने लोग होंगे जिनके पास में 25 बीघा या 50 बीघा, 100 बीघा से ऊपर वाली भूमि होगी? सिंपल सी बात है। तो इस हिसाब से जब ये जोत का आकार बढ़ता जाएगा, जोत धारकों की संख्या उसमें घटती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें प्रतिशत याद करना है। अब प्रतिशत कैसे बताएंगे कि जो सीमांत किसान है उनका कितना प्रतिशत है? वो टोटल जो है उनका 40% लगभग आपके सीमांत किसान है। सबसे छोटे वाले जो 1 हेक्टेयर से नीचे वाले हैं सीमांत किसान बोलते हैं, उनको 40% है। आप कैसे, कोई नहीं पूछेगा, फिर भी मैं पूरी लिस्ट डाल दूंगा कि कितने हैं, लेकिन सीमांत किसान के अंदर में आपको याद रखना है कि 40% है वो आपके सीमांत किसान है। उसके बाद आता है आपका लघु। लघु के अंदर में कितना प्रतिशत है? 21.9%। तो आप यहां पे लिखते जाओ 40.1%, ठीक है। दूसरा कितना है आपका? 21.9% लघु आ गया। उसके बाद अर्ध मध्यम है वो और थोड़ा हो जाएगा, 18.5%। अर्ध मध्यम कितना हो गया? 18.5%। फिर आता है आपका मध्यम किसान, ठीक है। मध्यम किसान के पास और कम हो जाएगी, वो 14.7% लोग हैं। और बड़े आकार वाले तो सिर्फ 4.6%। तो जैसे जैसे आपकी जोत है जो बड़ी होती जाएगी उस हिसाब से उतने ही लोग कम होते जाएंगे उनके पास हो। तो सबसे ज्यादा वाले लोग, जब सबसे बड़े आकार के जोत वाले की संख्या 4.6% ही लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि होगी एक बंदे के पास। फिर 14.7 है, फिर 18.5 है, फिर 21.9 है, 40.1 है। तो सीक्वेंस बनाने में आपको इश्यू आएगा नहीं, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके पास मैचिंग में ये सवाल कभी भी आ सकता है। बहुत बार आया हुआ भी है। आपसे इस साइड में बोला जाएगा सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और मध्यम किसान, और इधर आपको परसेंटेज दे देंगे। पहली बात तो लगातार गिर रहे हैं परसेंटेज, तो आपको वैसे मैचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आती है अगर डायरेक्ट 2-3 की मैचिंग दे दी जाए तो आप हो सकता है भूल जाओ, लेकिन फिर भी कोई इश्यू नहीं है अगर आप इस तरीके से देख लेंगे कि जिस तरीके से जोत बढ़ती जा रही है, इनकी संख्या है जो प्रतिशत घटता जा रहा है, तो आप आराम से मैचिंग कर दोगे। अगर आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट पूछ ले तो आपको याद करनी पड़ेगी। आपसे पूछ लिया जाए सीमांत किसान कितने परसेंट है, तो 40% है आपके पास। लघु बोल दिया जाए तो 21.9% है। उसके बाद अर्ध मध्यम रहेंगे 18.5, फिर रहेंगे मध्यम 14.7 और सबसे बड़े आकार वाले 4.6% है। तो कुछ तो तुक्का लगाने से आपका सही हो जाएगा। आपको पता है ऊपर से याद करो 40, 21, 18, 14 और 7 है, तो यहां से ऐसे याद हो जाएंगे। और इधर से आपको पता है कि कैसे काउंट करना है, सीमांत है, लघु है, अर्ध मध्यम है, मध्यम है, 5 है, तो इधर से काउंट कर लो कि कौन सा आ रहा है, अर्ध मध्यम तीसरा है, तो ऊपर से आपको मोटा मोटा आइडिया है तो भी याद हो जाएगा। 40, 21, 18 तो ये 18.5 रह जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कॉपी के अंदर में नोट्स बना लेना, इसमें से आपके कभी भी आ सकते हैं। पहला तो
कितने होने चाहिए, जोत धारक कितने हैं, उनमें कितने प्रतिशत वृद्धि आई है, 5 तरीके से उनको डिवाइड किया गया है और सबका कितना कितना परसेंटेज है टोटल जो भूमि है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो कि सबके पास अब इतने लोग हैं और इतनी सारी भूमि है, तो हम देखेंगे कि औसत निकालेंगे, जैसे प्रति व्यक्ति निकाली थी, सब में से कितना पैसा बन रहा है, उसी प्रकार से इतनी भूमि है, इतने जोत धारक है, तो अगर किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, लेकिन अगर औसत निकालें भूमि के पास तो कितनी आ रही है, तो जब 15-16 के अंदर गणना करिए तो भूमि जोत है उनका औसत आकार है, ये भी डायरेक्ट आपसे पॉइंट पूछा जाता है, बिकॉज आपसे पूछा जाएगा कि जैसे प्रति व्यक्ति डायरेक्ट पूछी जाती है कितना 86,000 रुपए है, ये इसी तरीके से पूछा जाएगा कि अगर औसत निकालें तो पर व्यक्ति को कितनी भूमि मिल रही है, इसके जोत का जिस पे जोत कर सके वो तो 2.73 हेक्टेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 2.73 हेक्टेयर है वो हर बंदे को मिल सकती है। ठीक है, 10-11 के अंदर में वो कितनी थी, 3.07 हेक्टेयर थी, 10-11 के अंदर में 3.07 थी। अब आपको पता है कि वहां पे जोत धारक बढ़ गए 11%, 11.14% के हिसाब से जोत धारक बढ़े तो वो भी तो भूमि मांगेंगे, तो उस हिसाब से जो पहले औसत 3.07 का आ रहा था वो अब औसत है कम हो जाएगा, हर बंदे को कम मिलेंगे, तो 2.73 पे आ गया औसत। अगली बार फिर गणना करेंगे तो 2.73 घट के और हो जाएगा, क्योंकि भूमि के जोत धारक तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, ऐसा तो नहीं कमी आ जाएगी उसमें, तो 3.07 से 2.73 पे। तो अब का डाटा क्या है, 2.73 15-16 का औसत हर व्यक्ति के हिसाब से जो भूमि जोत का आकार है वो आपका 2.73 हेक्टेयर है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यहां पे भी देखो 11.07 की प्रतिशत कमी दिखाता है, वहां पे 11 पॉइंट, यहां पे जोत धारक 11 पॉइंट कितने थे, आगे क्या लगाऊं, 11.14 कितना था, 11.18 था, 11.14 था, 11.14 था। ठीक है, तो 11.14% बढ़ गए आपके जोत धारक, तो जो औसत थे 3.07 से 2.7 में आई है वो भी लगभग सेम ही रहेगी, 11.07 के हिसाब से इसके अंदर में कमी आ गई है। औसत जोत के अंदर में आपको परसेंटेज पूछ ले कितना परसेंट आई, तो 11 पॉइंट लगभग 11% याद रखना, जोत धारक कितने बढ़ गए वो पूछ ले तो आपको 11% याद रखें, 11.14 11.07, ये इंपॉर्टेंट डाटा, 4 डाटा है आपके पास में, चारों मैंने बता दिए। ठीक है, वही चीज देखो सीमांत लघु और अर्ध मध्यम आकार के जोतों के क्षेत्रफल में, अब ध्यान ये देना है कि कौन से, आप बताओ कि कौन से क्षेत्रफल हैं जो बढ़ेंगे और कौन से घटेंगे, दिमाग लगाओ खुद ही कि किस में बढ़ोतरी होगी। सीमांत वाले के अंदर में बढ़ेंगे, सीमांत का है वो बढ़ेंगे, क्योंकि पहले 40% थे, अब और ज्यादा लोग आ गए और बाद डिवाइड हो गया, किसी के पास 2 हेक्टेयर वाला था जो लघु में था वो क्या शिफ्ट हो जाएगा, सीमांत में शिफ्ट हो जाएगा। मध्यम वाला था उसमें क्या हो गया, 2 बेटे हो गए तो 2 में बंट गई वो जमीन, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे अर्ध मध्यम में आ जाएगा वो। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम आकार के क्षेत्रफल में 14.7, 10.5, 5.6% की वृद्धि हुई है। तो पहले तो सबसे पहले डाटा से याद करने से पहले याद रखना है कि सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम है उनमें तो आएगी बढ़ोतरी, अर्ध मध्यम तक तो ठीक है। उसके बाद देखोगे बड़े आकार और मध्यम है उनमें कमी आएगी, कि पहले 100 बीघा था वो आ रहा था बड़े आकार वालों में, अब 2 बेटे हो गए 50-50 में आ गया तो उसमें कमी आ गई, जितना प्रतिशत था पहले ही कम था वो 4.6%, उसमें और कमी आ गई। तो पहले सबसे पहले याद करने की चीज क्या रहेगी कि औसत आकार कितना है, 2.73। अगर बोल दे कितनी कमी आई है औसत के अंदर में तो 11.07% की कमी आई है भाई। उसके बाद सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम है, समझने की बात है कि अर्ध मध्यम इनके आकार में वृद्धि रहेगी, और जितना कमी किस में आएगी, मध्यम वाले में और बड़े आकार वालों के अंदर में जो थे उनमें कमी आएगी। ठीक है, ये आ गया, समझ आ गया ये सारा चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था टोटल का। अब सवाल क्या बनता है, जब से गणना हुई है उसमें क्या होगा कि फीमेल जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है, प्रति जोत धारक है, उसमें महिलाएं कितनी है उस पर पूरा फोकस किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं, कि अब तक तो हमें पता नहीं है कि टोटल का तो हमने देख लिया, लेकिन ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं कितनी है जो भूमि की जोत धारक है, किन महिलाओं के पास में भूमि की खुद की कितनी है, उनकी संख्या इंपॉर्टेंट है। वो जानने के लिए फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग भी काउंट की जाती है, उसके अंदर में भी डाटा आपको मिलेगा। तो यहां पे महिला प्रचलित जोत धारक के राज्य में कृषि गणना 15-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित जोत धारक भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है। टोटल कितने थे 78, उसमें से सिर्फ 7.75 लाख है जो है महिला जोत धारक। समझ में आ गई? जबकि वर्ष 2010-11 में 5.4 ही थे, लेकिन चलो 5.4 लाख 5,46,000 है, उनसे बढ़ के 7,75,000 तो हुए, लेकिन अभी भी 78 में से 7.75 लाख ही महिलाएं हैं जो भूमि की जोत धारक है। ठीक है, यानी कि भूमि जोतों की संख्या में यहां पे देखो वृद्धि, देखो परसेंटेज ये पूछा जाएगा, वृद्धि कितनी हुई है,
41.94% की बहुत बड़ी वृद्धि मानी जाती है। रीजन ये कि पहले डाटा बहुत कम था। अब सोचो 70 से 78 जाओगे तो वृद्धि क्या ही हो जाएगी। जैसे हमने देखा 68 से लगभग वो 78 तक गया था, थोड़ा डिफरेंस, तो 11.14% की वृद्धि हुई। यहां पहले 4.5 लाख 46,000 थे, वो 7.75 हुए हैं। बड़े तो 2-3 लाख ही है, लेकिन जो पहले वाला डाटा इतना कम था तो वृद्धि बहुत ज्यादा आएगी आपकी। तो आपसे सिंपल ये परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है, कितने परसेंट की हुई है, तो 41.94% की वृद्धि हुई है। किसमें? महिला ज्योत धारकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 41% की। 41.94 लगता ज्यादा है प्रतिशत कि कितनी थोड़ी हो सकती है, लेकिन पहले बहुत कम थी, 5 लाख ही थी, अब वो 7.75 लाख हो गई, इसलिए 41.9 लाख की वृद्धि होगी। 2010-11 की तुलना में वर्ष 15-16 में सभी आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है। यहां पे देखो, क्योंकि पहले थी नहीं महिलाओं के पास में, भूमि जोत धारक थी नहीं महिलाएं, अब धीरे धीरे आ रही है, तो वहां पे तो हमने देख लिया बड़े आकार मध्यम वालों में कमी आई थी और उन तीनों में सीमांत वालों के अंदर में वृद्धि हुई थी संख्या में। यहां पे सब वर्ग, जितने भी वर्ग हैं उनमें सब में वृद्धि हुई है। बड़े आकार की जो जोत धारक थी वो भी बढ़ी है, मध्यम वाली भी बढ़ी है, क्योंकि पहले थी नहीं, तो अब सबके पास में थोड़ा थोड़ा जितना भी आ रहा है वो बढ़ोतरी में काउंट होगा सारे के सारे। तो इसमें बिल्कुल यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं कि सभी जोत, अगर हम ऑनलाइन दे सकते हैं कि सारी जोत धारकों की महिला जोत धारक है उनमें सब में वर्गों में वृद्धि हुई है, सीमांत में, बड़े आकार वालों में, लघु में और अर्ध मध्यम में सब में वृद्धि हुई है क्या? तो बिल्कुल सब में वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले थी नहीं, अब जितना भी मिल रहा है, चाहे 10 महिलाएं आ रही है, चाहे 50 महिलाएं आ रही है, वो एक तरीके से वृद्धि में ही काउंट होगा उसमें। ठीक है, अब और प्रतिशत वृद्धि 41.94% है। ठीक है, डाटा पता लग रहा है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लिखना है। ठीक है, अब आते हैं कि हमने बोला कि ये तो देख लिया भूमि आ गई, सबके पास कितनी भूमि है, सब कुछ देख लिया। अब आते हैं उत्पादन के ऊपर में, सबसे ज्यादा उत्पादन के हिसाब से देखते हैं कुछ डाटा। टाइम है ना अभी तो? अभी वो टाइम। अब हम देखते हैं कृषि उत्पादन के हिसाब से देखते हैं। कृषि उत्पादन के अंदर में हमें ज्यादा डाटा पे जाना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, फिर हमें देखेंगे कितना वृद्धि हो रही है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कुल खाद्यान्न का उत्पादन, कृषि उत्पादन में क्या पूछा जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन कितना है अपना, ये डाटा एज इट इज पूछा जाता है। आपसे सीधा दिया जाएगा खाद्यान्न उत्पादन बताओ राजस्थान का कितना है, 4 डाटा दिए जाएंगे। 253.99 यानी लगभग 254 लाख टन का खाद्यान्न का उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है? लगभग आप करोगे तो 254 लाख टन है वो खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा 254, 260, 240, 245 इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए 253.99 या अप्रोक्सीमेट करना है तो 254 लाख टन का उत्पादन आपके किया जाता है। पहले 231 था, तो इसमें 9.71 की वृद्धि हुई है, 9% लगभग खाद्यान्न उत्पादन आपका बढ़ गया है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना परसेंट बढ़ा है, कितना उत्पादन हो रहा है वो पूछा जाता है, वो होता है 254 लाख टन का खाद्यान्न उत्पादन होता है। अब खाद्यान्न दोनों तरीके से उत्पादन होता है आपका, किसमें उत्पादन करते हो आप? कृषि का बोला था, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ खाद्यान्न उत्पादन होता है अपना खरीफ में और कुछ होता है रबी के अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि 254 के अंदर में किसका हिस्सा ज्यादा है, सबसे ध्यान देना है। एग्जाम में क्या आएगा तो आपको देखना है रबी में खाद्यान्न का उत्पादन है वो ज्यादा रहता है। अब खाद्यान्न रबी में क्यों होता है? क्योंकि खाने वाली चीज तो रबी में बनती है। गेहूं अगर देखोगे, कोई भी चीज खाने वाली लगभग आपकी रबी के दौरान बनती है। ठीक है, आप कपास तो खाओगे नहीं, तो खाद्यान्न उत्पादन देखा जाएगा तो रबी में उत्पादन कितना रह रहा है आपका? 156, और बचा हुआ जो रह गया 97 यानी 97.9 है तो 98 मान लो, तो 98 किसका रह गया? आपका खरीफ का उत्पादन हो गया। समझ में आ गया बेसिक कंपोजिशन? 254 है टोटल लाख टन का उत्पादन खाद्यान्न का, उसमें खाने के लिए रबी के जो है खाद्यान्न उत्पादन वो कितना रहेगा आपका? 156 लाख टन का। उसके बाद 98 लाख टन का रहता है आपका खरीफ का खाद्यान्न उत्पादन। उसके अंदर में देखो, अब दूसरी चीज क्या देखनी है, खरीफ के खाद्यान्न उत्पादन में क्या हो रही है? ज्यादा वृद्धि है, कम 98 लाख टन ही है, लेकिन उत्पादन किसका बढ़ा है? खरीफ के दौरान जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा था उसमें वृद्धि ज्यादा देखने को मिली है, 14% की हुई है। रबी वाला खाद्यान्न उत्पादन 156 था, उसमें वृद्धि सिर्फ 7% की हुई है। इसमें 7 उसमें 14 याद कर लो, 7 दूनी 14। ठीक है, और वो भी ना याद हो तो इतना जरूर याद कर लो कि कंपोजिशन के हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन ज्यादा किसका है? रबी का। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे कितना है रबी का खाद्यान्न उत्पादन? 156 लाख टन। और जो खरीफ का खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 97.8 कर लो या 98 कर लो, सीधा 98 लाख टन का जो आपके पास में है वो खरीफ का है। लेकिन अगर अब वृद्धि देखो तो वृद्धि किसकी ज्यादा रहेगी? खरीफ की रहेगी, बिकॉज उसमें कम है। प्रतिशत निकालते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका पास कम है वही महिला जोत धारकों की संख्या में कितने प्रतिशत की होगी वृद्धि। तो खरीफ के खाद्यान्न उत्पादन ऑलरेडी कम है, इस वजह से 14% की वृद्धि पाएगी। और रबी का खाद्यान्न उत्पादन ऑलरेडी ज्यादा है, 156 तो बढ़ के 160 कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें वृद्धि है वो 7% की मिलती है। तो कंपोजिशन समझ आ गया? 254, 156, 98। जब वृद्धि किसकी है? खरीफ की ज्यादा है। उस अगर देखें
प्रतिशत के हिसाब से, और रबी का खाद्यान्न उत्पादन की जो प्रतिशत वृद्धि है वो खरीफ के खाद्यान्न उत्पादन से कम है। क्वेश्चन इसी हिसाब से आपको बनाए जाएंगे, डायरेक्ट ही पूछा जाएगा किसकी कितनी है, या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कितना आपके पास खाद्यान्न का उत्पादन है। ठीक है, कृषि उत्पादन चल रहा है ये। कृषि उत्पादन किया था तब एक दो चीजें आई थी, वहां पे तिलहन का भी दिया था, कुछ एक चीजें दी जाती है, तिलहन का दे देंगे, कपास का दे देंगे, गन्ने का दे देंगे, और ऊपर से खाद्यान्न उत्पादन, चार ही चीजें समझाई गई है कृषि का खाद्यान्न उत्पादन में। यहाँ पे देखो तिलहन का उत्पादन बताया गया है। अब दो चीज है कि तिलहन दोनों तरीके से मौसम में आता है, खरीफ में भी बोया जाता है, रबी में भी बोया जाता है। जिनको पता है, अगर किसी ने खेती करते हुए देखा है तो वो सोच सकता है सारी चीजें पता हो, नहीं पता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इन चारों में ये पूछा जाएगा कि कौन से तिलहन है वो खरीफ के दौरान होता है, कौन सा रबी के दौरान होता है। सबसे आसान है, क्योंकि अवेयरनेस जानने के लिए होता है कि आपने अगर कृषि पढ़ी है, एग्रीकल्चर के बारे में अध्ययन किया, राजस्थान की इकोनॉमिक्स दी गई है आपको, तो अब ये पता होना चाहिए कि तिलहन है, कौन सा तिलहन खरीफ में होता है, कौन सा रबी में होता है। ठीक है, तो जो खरीफ के अंदर में जो लिखा गया है सर्वे में, उसी में से पूछा जाएगा मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी के बीज। अरंडी बोई हुई देखी होगी, अगर आपने बोया, हमारे साइड में बोई जाती है काफी, सोयाबीन देखा होगा, तिल बोला गया है, मूंगफली है। ये सारी चीजें चारों जो है वो तिलहन है, वो किस में आती है, खरीफ में, याद कर लेना ये। ठीक है, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी के बीज आपके किस में आते हैं, खरीफ के अंदर में आते हैं। और जो रबी के अंदर में कौन आता है, राई और सरसों, तारामीरा और अलसी। ठीक है, रबी के अंदर में बोल दिया जाए, अगर आपको ये बोल दिया जाए तारामीरा, मूंगफली, तिल और सोयाबीन, यहाँ पे रबी के तिलहन कौन सा है, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि तारामीरा है जो रबी के दौरान बोया जाता है। ठीक है, तो राई और सरसों, तारामीरा और अलसी है वो बोई जाती है रबी के मौसम में, खरीफ के मौसम में बोई जाती है वो है मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी के बीज। सबसे पहला वाला क्वेश्चन अपने निकाल दिया। अब आगे क्या आता है कि किस में वृद्धि हुई है, किस में कमी आई है, ये देखना है। तो रबी की जो तिलहन है उसके अंदर में कमी आई है। या पहला दूसरे चीज स्टेप याद करो, कमी किस में आई है, प्रतिशत पे जाने से पहले ये देखो कि किस में कमी आई है, किस में वृद्धि हुई है। तो अगर प्रतिशत भूल भी जाओगे तो आपको पता होना चाहिए जो रबी वाली मौसम के दौरान तिलहन है, राई और सरसों, तारामीरा और अलसी, इनके उत्पादन में कमी आई है, वृद्धि आई है खरीफ के मौसम वाले में। प्रतिशत वृद्धि वहां भी ज्यादा थी, लेकिन वहां पे रबी का जो टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन था वो बढ़ तो रहा था 7% से, यहाँ पे तो वर्ड भी नहीं आ रहा है। रबी के मौसम में तिलहन है उसमें कमी आई है 10% की। ठीक है, खरीफ के मौसम में 16% के हिसाब से बढ़ा है, वृद्धि आई है। तो दो चीज याद कर लो, तिलहन कौन कौन सी कहां होती है, रबी और इसके अंदर में खरीफ के मौसम में, और किस में बढ़ोतरी हुई है, खरीफ के अंदर में इसमें वृद्धि पाई गई है, रबी के मौसम के दौरान का जो तिलहन है उसमें कमी आई है। दो चीजें उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आए, प्रतिशत छोड़ देना चाहिए। तीसरी चीज जो दी गई है अपने पास में वो दी गई है गन्ने का उत्पादन, और चौथी रही है कपास का। तो गन्ने का उत्पादन में कि देखो कि कितने प्रतिशत की कमी आई है, 32% कम हुआ है गन्ने का उत्पादन, 2.1 लाख टन ही है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन आएगी कि गन्ने के उत्पादन में 32% की कमी आई है। तो ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा प्रतिशत है, इतना परसेंट गन्ने का उत्पादन थोड़ी कम होगा, कुछ तो बोते ही होंगे 5-7, लेकिन नहीं, 32% की कमी आई है। 3.2 लाख टन था, 2.18 टन ही रह गया राजस्थान में गन्ने का उत्पादन। तो गन्ने के उत्पादन में 32% की कमी है, याद करना। और कपास का उत्पादन है वो नॉर्मल जो हमेशा 2.2% 3% की दर से बढ़ता है, वो कपास का उत्पादन बढ़ता रहा है। समझ में आ गया किस हिसाब से हमने डिवाइड किया। पहले हमने देखा है खाद्यान्न देखा है, उसके बाद में ये देखा है खाद्यान्न का टोटल कितना खाद्यान्न होता है, उसमें गन्ना और रबी का कितना होता है, खरीफ का कितना होता है। उसके बाद हमने क्या देखा है, दूसरा वाले के अंदर में क्या दिया हुआ था, तेल का दिया था, कौन सी तिलहन है उनमें खरीफ की कौन सी तिलहन होती है और आपको रबी की कौन सी तिलहन होती है। और इसमें सिंपल ये देखा गया कि तिलहन जो रबी वाली है उसके अंदर में कितना आ रहा है और वृद्धि हो रही है कि कमी आ रही है, या तिलहन वाले के अंदर में देखा। अब यहाँ पे गन्ने का देखेंगे तो गन्ने के अंदर में भी आपके 32% की कमी आई है, टोटल जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में। इसमें परसेंटेज नहीं भी करेंगे चलेगा, उसमें कोई काम नहीं आता, लेकिन ये देखना है कि 32% की कमी आई है, टोटल उत्पादन छोड़ दो चाहिए, इसका कोई नहीं पूछता। कपास का उत्पादन में भी वृद्धि आई है, सिंपल याद कर लो। ठीक है, इतना तो हो जाएगा आराम से। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या दिया गया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कृषि फसलें होती हैं, राजस्थान में भी हो रही है, वो इंडिया के अंदर में भी हो रही है सारी। तो कौन सी कृषि फसलें हैं जिसमें राजस्थान पहले स्थान पे आता है, कौन सी कृषि फसलें जिसमें राजस्थान उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है, कौन सी है जिसमें तीसरे स्थान पे। 3 स्थान देखे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे टोटल 10 स्थान है अपने पास में। जो राजस्थान है 5 ऐसी फसलें हैं जहां उत्पादन के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से 5 फसलों में राजस्थान है वो ऑल इंडिया के में फर्स्ट नंबर पे आता है आपका। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन कौन सी है इसमें देखो, 2020-21 में राजस्थान देश में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, याद रखना कुल तिलहन की बात करें, खरीफ रबी यहां नहीं आएगा, वहां अलग हो गया कंपोजिशन, यहाँ टोटल तिलहन देखेंगे कितना उत्पादन हुआ है यहाँ पे। और गवार की फसलों में उत्पादन में प्रथम स्थान पे रहा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी फसलें हैं। ये देखो पहला क्या, बाजरा में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है,
उसके बाद आता है अपना पड़ोसी उत्तर प्रदेश और ऊपर वाला पड़ोसी हरियाणा आपका, ठीक है, पहले स्थान वालों के अंदर में देखना है। दूसरे के अंदर में अपने पास में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सरसों का होता है, राजस्थान पहले स्थान पे है। अब नीचे वाला पड़ोसी मध्य प्रदेश और ऊपर वाला पड़ोसी हरियाणा, तीनों पड़ोसी पड़ोसी के बाद में बात चल रही है। पहला वाला बाजरा हो गया जिसमें राजस्थान है, साइड वाला उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। दूसरा सरसों का उत्पादन राजस्थान है, नीचे वाला मध्य प्रदेश है, ऊपर वाला हरियाणा है आपका। पोषक अनाज के अंदर में भी आपका राजस्थान है, जो पोषक अनाज जितना होता है, इंग्लिश में अगर कोई देखना चाहिए यहाँ पे न्यूट्रीशियल बोलते हैं, इसको मस्टर्ड बोलते हैं, इसको बाजरा बोलते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश वाले अपना देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में बता रहा हूं कि पोषक अनाज है उसमें राजस्थान पहले स्थान पे आता है। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा पोषक अनाज कौन क्या उत्पादन करता है? कर्नाटक करता है, महाराष्ट्र करता है। सेकंड और थर्ड अगर याद कर सको तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले इतना जरूर पता होना चाहिए कि राजस्थान 5 जो कौन कौन सी फसलें हैं उनमें पहले स्थान पर आता है, ठीक है। तीसरा क्या, अब ये क्या होता है, कई बार ये बोल देते हैं, दूसरा इसलिए करते हैं, तीसरा इसलिए याद करते हैं, कई बार अब ज्यादा बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना इनमें से, अगर ये रह रहे 5 फसलों में लगातार अगर हम पहले स्थान पे रह रहे हैं तो पहले भी एग्जाम में पूछा होगा। अब पहले एग्जाम में अगर पहला पूछ चुके हैं तो उनको पता है कि बाजरा सरसों पोषक अनाज है, तिलहन है, कुल तिलहन के उत्पादन में तो सबको पता हो गया राजस्थान। वो पूछते हैं कि दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान तो पहले स्थान पे है, बाजरा में राजस्थान के बाद देश में दूसरा स्थान किसका है? वो सीधा पूछ लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान का 5 में है, वो तो हर कोई याद कर लेगा। अब अवेयरनेस ये कि उसके बाद देखोगे आपका दूसरा कहां पे और तीसरा उत्पादन सबसे कहां पे, तो तीसरे तक जाओ चाहे न जाओ दूसरा स्थान जरूर याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे पोषक अनाज में राजस्थान के बाद तो दूसरा देश में किसका स्थान है? तो कर्नाटक का है। कुल तिलहन के अंदर में देखोगे तो राजस्थान का पहला स्थान है, लेकिन दूसरा क्या रहेगा? महाराष्ट्र। ग्वार के अंदर में ये कोई डाटा नहीं है, राजस्थान का है, ग्वार में ऐसा कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये याद करना है कि ग्वार में राजस्थान का देश में प्रोडक्शन के हिसाब से पहला है। तो याद हो गए, पहले 5 स्थान तो बिल्कुल रट जाने चाहिए आपको कि बाजरा है सबसे पहले, बाजरा चलो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। दूसरा रहेगा आपका सरसों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तीसरा रहेगा पोषक अनाज, जिसमें 2 तो याद जरूर करने हैं, राजस्थान और कर्नाटक। दूसरा सबसे ज्यादा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र। कुल तिलहन के उत्पादन आप देखोगे तो पहला रहेगा राजस्थान, और जो महाराष्ट्र पोषक अनाज में तीसरे पे था अब दूसरे पे आ जाएगा, वो रहेगा दूसरा महाराष्ट्र। तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो हमारे पास दूसरे के अंदर में आया था सरसों वाले में। तो बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और कुल तिलहन, इनको आराम से बैठ के पढ़ोगे तो पहला तो आपको याद हो ही जाएंगे कि पहले स्थान पे कौन है, 5 है जिन पहले स्थान पे अपने। दूसरे स्थान पे हर एक को देखोगे, बाजरे का रिवीजन कर लो, उत्तर प्रदेश रहेगा साइड वाला, सरसों का नीचे वाला मध्य प्रदेश रहेगा, फिर उससे थोड़ा दूर मध्य प्रदेश के साइड में जाओगे, पोषक अनाज से कर्नाटक पे तक पहुंच जाओगे। कुल तिलहन के अंदर में कर्नाटक के पास वाला ऊपर वाला देखोगे तो महाराष्ट्र आ जाएगा, तो कर्नाटक, ठीक है। ये पहला और दूसरा तो बिल्कुल आपको रटे हुए होना चाहिए, क्योंकि पहले के बाद में सवाल ये पूछा जाता है कि पहले जो सरसों के उत्पादन में राजस्थान के बाद देश में दूसरा उत्पादित स्थान कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश का रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया पहले के अंदर में। कुछ स्थान है जहां पे 2 ऐसे हैं जहां पे हमारे पास में राजस्थान दूसरे स्थान पे आता है प्रोडक्शन के अंदर में, तो उसमें पहला याद करना ही पड़ेगा, दूसरा अपना राजस्थान है ही है, तो यहां पे भी 2 करने पड़ेंगे। कुल दलहन के उत्पादन में, ठीक है, कुल दलहन किसको बोलते हो? पल्स होते हैं ना, आप दाल खाते हो ना, कुल दलहन के उत्पादन में क्या रहता है? पहला क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे कौन से वाले में था? सरसों में तो दूसरे पे था, लेकिन जब दाल की बारी आई, कुल दलहन की बारी आई, तो वहां पे मध्य प्रदेश पहला है, राजस्थान अपना दूसरा रहेगा। पहला रहेगा मध्य प्रदेश, दूसरा रहेगा राजस्थान, तीसरा रहे। अब मूंगफली के उत्पादन में, मूंगफली सबसे ज्यादा सबको पता है गुजरात के अंदर में होती है। मूंगफली सबसे ज्यादा किस में होती है? गुजरात में होती है। राजस्थान के अंदर में भी थोड़ा डेजर्ट है, थोड़ा डेजर्टी वाले एरिया में, रेगिस्तान वाले के हिसाब से मूंगफली को चाहिए होता है, तो मूंगफली सबसे ज्यादा कहां पे होती है? गुजरात में हो जाएगी अपना, और दूसरा क्या है? राजस्थान अपना। तो 2 ये है कुल दलहन और मूंगफली, जिसमें राजस्थान का पूरे प्रोडक्शन के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से अपना दूसरा स्थान है, कुल दलहन का और मूंगफली का। तो 5 वो हो गए, 2 ये हो गए। 3 ऐसे हैं हमारे पास, चना, ज्वार और सोयाबीन। चना, ज्वार और सोयाबीन, जहां पे राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। यहां पे पहले तो फसलें याद करो कि तीसरा स्थान किसमें है। पहला कौन से में? चने में, फिर ज्वार में, फिर सोयाबीन में। चना, ज्वार और सोयाबीन में राजस्थान का है तीसरा स्थान। चने के अंदर में याद करो तो पहला मध्य प्रदेश रहेगा, वही दाल हो जी, दाल के बड़ा चना हो गया, दाल जैसे ही होता है, उसमें भी सब्जी वैसे बनाते हो, अब चना का वही पहला स्थान तो मध्य प्रदेश का रहेगा, दूसरा रहेगा महाराष्ट्र का, तीसरा रहेगा राजस्थान का। ये ज्वार के साथ देखोगे तो जो महाराष्ट्र चने में दूसरे पे था वो पहले पे आ जाएगा, फिर आएगा कर्नाटक, फिर आएगा आपका राजस्थान। ये 4 स्टेट घूम रहे हैं, महाराष्ट्र रहेगा या कर्नाटक रहेगा या मध्य प्रदेश, राजस्थान। फिर सोयाबीन में आओगे तो वही महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरा मध्य प्रदेश चला जाएगा, फिर आएगा राजस्थान।
तो स्टेट सारे सेम रहेंगे, लेकिन पहली चीज तीसरे में याद रखना, चना ज्वार सोयाबीन में राजस्थान का है, चने में तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राजस्थान आएगा, ज्वार में महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक राजस्थान आएगा, सोयाबीन में महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश जो बचा हुआ था उसके साथ राजस्थान आएगा। स्टेट वही 3-4 है। तो ये आपको पूरे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। पहले वाले 5 जिसमें प्रथम स्थान पे रह रहा है, 2 के अंदर में जो कुछ में बोलेंगे तो कुल दलहन में और मूंगफली में सेकंड स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे राजस्थान प्रोडक्शन के हिसाब से चना ज्वार और सोयाबीन में आता है। ठीक है, ये 3 दिए गए हैं, तो इन तीनों को तो इन 10 फसलों के लिए तो हमें याद करने पड़ेंगे ताकि कोई क्वेश्चन बचे ही नए एग्जाम में गलत होने के लिए, चाहे किसी तरीके से पूछ लो इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया कौन से रैंकिंग क्या है राजस्थान की। ठीक है, लास्ट स्लाइड है, लास्ट इसमें एक बार थोड़ा सा पोर्शन बताने वाला है। ये किस लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो राजस्थान में पहली बार एग्रीकल्चर, अब कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि को इतना उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के लिए कुछ पैसा भी मिलना चाहिए। बजट में उसका क्या प्रावधान किया गया है, तो अब तक तो बजट हमेशा बनता है कृषि के लिए तो, लेकिन वो ओरिजिनल जो बजट है उसी का पार्ट रहता है। पहली बार है जो एग्रीकल्चर बजट को 2022-23 में अलग से पेश किया गया है। उसका एक आप साइट पे जाके देखोगे तो जो बजट आएगा उसके साथ में अलग से एग्रीकल्चर बजट 2022-23 अलग से प्रेजेंट किया गया। ये सेम डाटा पहले होता था, लेकिन वो बजट के अंदर होता था। एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए एग्रीकल्चर बजट पहली बार उसमें प्रेजेंट किया गया है एक सेपरेट तरीके से बजट को। और क्या था, समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान के लोगों के साथ में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बजट वाला जो है थॉट क्या रहेगा इसमें, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। किसान जितने समृद्ध रहेंगे उतना ही राजस्थान खुशहाल रहेगा। तो इस तरीके से इसको पहली बार अलग से किया गया है। इसके लिए जो कृषि का जो बजट है, जितना भी पैसा आता है उसका कंपोजिशन देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या रहेगा, सिर्फ कंपोजिशन देखना है, प्रतिशत वगैरह कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ ये देखना है कि जो बजट आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, कृषि की कौन सी जगह के लिए, या क्या आप कृषि में सिर्फ लोन देने के लिए बजट दे रहे हो, या फिर कृषि में अनुदान दे रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, कहां पे पैसा लगा रहे हो कृषि के अंदर में। अलग से बजट आया तो उसका कंपोजिशन देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखो सबसे ज्यादा जो दिया गया 37% किस में दिया गया, कृषि क्या अनुदान में दिया गया। दूसरा कहां पे दिया गया, कृषि साख में दिया गया। अनुदान और साख में मतलब पता है, आइडिया है, बताऊं। अनुदान का मतलब क्या रह गया, सब्सिडी बोलते हैं, तो वो तो फ्री का हो गया, आपको वापस नहीं देना, फ्री में सब्सिडी दे दिया आपने। एक होता है आप किसी को लोन पे पैसा देते हो जो आपको वापस करना है कुछ प्रतिशत के साथ में, चाहे वो 2% हो, चाहिए आपको 0% हो, चाहिए कितना भी हो, लेकिन वो वापस करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा क्या करते हो आप, अनुदान देते हो कृषि के अंदर में, फ्री का सब्सिडी दे रहे हो, चाहे वो कृषि के किसी भी पार्ट में हो सकता है। आप यूरिया सब्सिडी दे सकते हो, किसी पंप सोलर पंप है उस पर सब्सिडी दे सकते हो कि सोलर पैनल लगा लो पानी लगाने के लिए। ठीक है, तो जितना भी अनुदान देते हो वो 37% जाएगा आपका अनुदान में। दूसरा रहता है कृषि साख, 25% आप लोन दे रहे हो, कृषि लोन के ऊपर में बात कर रहे हो। फिर आपका आता है 15% आधारभूत संरचना के विकास में। कृषि के लिए जितनी भी आधारभूत संरचना है, चाहे आप वेयर हाउस बोल दो, कुछ भी बोल दो, उनमें जो बनाने के लिए जरूरी होता है वो 15% तीसरा रहेगा। चौथा जो रहेगा आपका ये रहेगा जोखिम प्रबंधन की। कृषि के अंदर में जोखिम प्रबंधन में ज्यादातर क्या आएगा कि मान लो कहीं एकदम से आपके ओलावृष्टि हो गई, फसलों को नुकसान हो गया, तो जितना भी जोखिम जो किसान हैंडल कर रहा है उसमें गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है वो बताने के लिए, तो वो जोखिम प्रबंधन आपका दूसरा रहेगा। ये 4 तो आपको लगातार याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा क्या है, कृषि अनुदान को देते हैं सबसे, उसके बाद कृषि के साथ लोन देते हो, उसके बाद आधारभूत संरचना का विकास करते हो, और चौथा क्या रहेगा, जोखिम का प्रबंधन करते हो। ठीक है, सबसे कम अगर बोल दिया जाए, अगर आप इधर से पूछो तो कृषि आधारित अन्य गतिविधियों को छोड़ दो तो कृषि की शिक्षा अनुसंधान और कौशल विकास को अगर सिंपली पूछ ले सबसे कम किसको दिया जाता है, क्योंकि ये तो कृषि अन्य गतिविधियों में तो कोई आएगा नहीं, आपसे यहां पे रुकना पड़ेगा आपको। अब ये कृषि की शिक्षा हो गया, अनुसंधान और कौशल विकास, स्किल डेवलप करना, कौन सी खेती कहां पे करनी चाहिए, क्या कौन सी फसल के लिए कौन सा जरूरी है, तो इस हिसाब से, या फिर कौन सी ऐसी कोई गेहूं की फसल क्या नहीं ला सकते हैं जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो तो कम जगह पे आप ज्यादा खेती कर सको, तो उसके लिए जो शिक्षा अनुसंधान कौशल स्किल डेवलपमेंट है ना, उसके ऊपर में बहुत ही सबसे कम खर्चा किया जाता है। ठीक है, तो ये स्किल डेवलप, ऐसा मत सोच लेना कि आप और बहुत सारी स्कीमें आ गई जिसमें किसानों को बताया जा रहा है तुम ऐसे खेती करो ऐसे करो, लेकिन जो टोटल बजट देखते हो उसके हिसाब से कृषि की शिक्षा के अनुसंधान में, किसानों के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए, उसकी स्किल डेवलप करने के लिए 1.25% लगभग खर्चा किया जाता है, 1.25% खर्चा किया जाता है, उससे ज्यादा खर्चा किया नहीं जाता है। दूसरा भी कृषि विपणन भी है, उसमें भी 3.8 का किया जाता है। याद नहीं करना, सिर्फ याद ये करना है, कृषि शिक्षा अनुसंधान कौशल वन लाइनर एक अगर पूछ ले कि अगर ये 4 दे दे, कृषि शिक्षा अनुसंधान, कृषि विपणन, प्रशासनिक गतिविधियां, सामाजिक सुरक्षा, इनमें से किसमें सबसे कम
कम खर्चा आवंटित किया गया, किसमें कम करता है। तो आपको याद रखना है कि किसानों को कोई भी शिक्षा अनुसंधान और कौशल विकास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, बस उतना याद करना। उसके बाद मार्केटिंग देख लो, उसमें 3.8% का है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा 4.3 का रहता है, सामाजिक सुरक्षा रहती है 5.3 की, जैसे किसानों को भी कुछ सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। एक टाइम के बाद किसान भी नहीं खेती कर सकते, तो उनको जो सामाजिक सुरक्षा दी जाती है वर्जन के हिसाब से दो, कैसे भी दो, तो इस हिसाब से ये कृषि का बजट बनता है। इसको अलग से पेश किया गया है। जो याद करने वाली चीज रहेगी, कृषि अनुदान सबसे ज्यादा दिया जाता है, कृषि साख दी जाती है, आधारभूत संरचना का विकास दिया जाता है, जोखिम प्रबंधन किया जाता है। ये तो चार आपको लगातार याद करने हैं। और उसके बाद में सबसे कम पूछ लिया जाए किसमें अंदर में खर्चा किया जाता है, तो वो कौन सा रहेगा? शिक्षा अनुसंधान और कौशल विकास। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है आज का पहला पार्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। बेसिक हमने देख लिया कृषि का क्या है। अब हमारे पास बचता क्या है? अभी तो हमने सिर्फ क्या देखा है? कृषि देखा है, अपनी लाइफ स्टॉक नहीं देखा है, आगे वाला बढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत वानिकी का भी होगा, थोड़ा मत्स्य उत्पादन का भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन अलग से क्या कितना पैसा दिया गया, क्या दिया गया है, या उनके संबंधित योजना जरूर होगी, और नहीं होगा तो हम जो कल करने वाले हैं वो करेंगे कृषि से संबंधित योजनाएं जितनी भी है, 20 वालों से लेकर जितनी भी छोटी छोटी योजनाएं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वो नोट किए जाएंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्री का हो चाहे मेंस में अगर वो आ जाए तो उसको कैसे लिखना है। फिर करेंगे लाइव स्टॉक, फिर लाइव स्टॉक जो पशुधन है उससे संबंधित कितनी योजनाएं सरकार की, तो इस तरीके से कृषि और संबंधित क्षेत्र हम कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वॉच करने के लिए, और कोई भी डाउट हो आप पूछते रहिएगा, ठीक है, इसके अंदर में। और ये सारे नोट्स बढ़िया तरीके से बना लीजिए, जितना पॉइंट जो मैंने लिखा है उसको बना लोगे, लास्ट तक रिवीजन करोगे, सवाल इसी में से आने, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है सर्वे के अंदर में। और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में प्री और मेंस दोनों के अंदर में इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।